हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, किस डायरेक्शन में अप्लाई होती है, फ्रिक्शन क्यों ज़रूरी है, कहाँ पे वो हमारा फ्रेंड है, कहाँ पे वो हमारे लिए नुकसान क्रिएट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक फोर्स है जो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है जब आप किसी भी चीज के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हैं राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स उससे अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में लग रही होगी। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। जब दो सरफेस, जैसे आपको यहाँ पे एक अलमीरा दिख रही है, अलमीरा का जो बेस है, जो अलमीरा का बेस है वो सरफेस और जो यहाँ पर फ्लोर है उसका जो सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। तो मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स की आप डायरेक्शन देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होती है। द फ्रिक्शनल फोर्स or the force of friction acts in the opposite direction of the motion of the object। वो जो ऑब्जेक्ट का मोशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। कौन? फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? जो मोशन है उसको रोकने का काम करती है, अपोज करती है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो वो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने का काम करती है। फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट फ्रिक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। जैसे कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स का जो सरफेस है, बॉटम वाला जो सरफेस है वो फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो आप देख सकते हैं जो ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? इररेगुलरिटीज प्रेजेंट है, चाहे वो बॉक्स का सरफेस हो चाहे वो फ्लोर का सरफेस हो। और जब ये इररेगुलरिटीज एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती हैं, इसी की वजह से वहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। तो जितनी ज्यादा इररेगुलरिटीज होंगी उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन, इस डायरेक्शन में कोशिश की जा रही है इस बॉक्स को मूव करने की, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। एक तो सरफेस कितना स्मूथ है या कितना रफ है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करती है। जितना सरफेस स्मूथ होगा उतनी फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगी, जितना सरफेस रफ होगा उतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले जो फैक्टर है द इररेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। इफ वी मूव एन ऑब्जेक्ट which has an irregular or rough surface on another surface which is also irregular। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसको मूव करना है उसका सरफेस भी इररेगुलर है और जिस सरफेस के ऊपर उसको मूव करना है उसका सरफेस भी इररेगुलर है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हाई होगी और ऑब्जेक्ट के मोशन के अंदर वो क्या करेगी? रिस्ट्रिक्शंस कॉज करने लग जाएगी। तो जितनी ज्यादा इररेगुलरिटीज होंगी उतनी फ्रिक्शनल फोर्स हाई होगी, जितनी कम इररेगुलरिटीज होंगी उतनी फ्रिक्शनल फोर्स लो होगी। द इररेगुलरिटीज ऑफ अ सरफेस और इट्स स्मूथनेस। इफ द सरफेसेस ऑफ ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर स्मूथ, द force of friction would be less and the object would move easily over the surface। अगर दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही जो सरफेस है वो क्या हो? स्मूथ हो, तो क्या होगा जी? तो दोनों ही चीजें एक दूसरे के ऊपर अच्छे से मूव कर पाएंगी। इवन स्मूथ सरफेसेस हैव ए सर्टेन इररेगुलरिटीज। चाहे आप सरफेस को कितना ही स्मूथ बना लीजिए, लेकिन उसके सरफेस के ऊपर थोड़ी बहुत इररेगुलरिटीज फिर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो जितनी कम हमारी इररेगुलरिटीज होंगी उतनी कम फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी। इफ टू ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्ड, कितना ज्यादा उनको हार्ड प्रेस किया गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी कि कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। देखिए
अब इसमें क्या किस चीज का रोल होता है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट का रोल होता है। जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट का इसमें रोल आपको देखने को मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप सेम फ्लोर के ऊपर सेम बॉक्स है जो एम्प्टी है, आप उसको पुश कर रहे हैं तो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी कम लग रही है क्योंकि उसका वेट क्या है, कम है। यदि आपने उसके अंदर सामान भर दिया तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा, तो जब आप उसको पुश करेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी क्योंकि उस टाइम फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो उसका वेट है, वेट से भी फ्रिक्शनल फोर्स डिटरमाइन की जाती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस बिटवीन द टू सरफेसेस इफ दे आर प्रेस्ड हार्ड एंड हेंस द मूवमेंट ऑफ द object becomes restricted. However, there is no pressure of the object, no pressure the object can easily move. अगर कोई प्रेशर, इफ देयर इज नो प्रेशर, अगर वहां पे प्रेशर नहीं है तो ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव किया जा सकता है। होता क्या है भाई, देखो ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस के ऊपर लो फ्रिक्शन लगता है जब आप किसी चीज को हल्का सा भी पुश करेंगे तो। लेकिन अगर सरफेस रफ है, इसमें स्मूथ सरफेस था, इसमें सरफेस रफ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हाई लगेगी, आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी सेम ही ऑब्जेक्ट के ऊपर, ताकि उन इरेगुलरिटीज के अंदर जो इंटरलॉकिंग हुई है उसको ब्रेक डाउन किया जा सके। तो यहां पे क्या कह रहा है भाई कि देखो ये रफ सरफेस हो गया आपके फ्लोर का, ये रफ सरफेस हो गया आपके जो ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है उसका। अगर दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट है, इरेगुलरिटीज प्रेजेंट है, तो अगर ऊपर से ज्यादा वेट लगेगा तो जो इनके बीच में इंटरलॉकिंग होगी वो इंटरलॉकिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर वो इंटरलॉकिंग स्ट्रांग होगी तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए। अगर इसका वेट कम होगा तो ये जो इंटरलॉकिंग है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी क्योंकि ऊपर से प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आपको कम फ्रिक्शनल फोर्स इसमें देखने को मिलेगी। जो फ्रिक्शन है उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला फ्रिक्शन का टाइप क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले अंटिल एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स कब एक्ट करती है भाई, जब एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, और रेस्ट से मूव करना स्टार्ट करेगा, उस टाइम जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ। जैसे हमने स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और रेस्ट से मोशन में आता है, मूव करने लगता है, तो उस दौरान उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इन ऑर्डर टू स्टार्ट इट्स मूवमेंट। अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में आना है तो उस ऑब्जेक्ट को जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उससे ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी हमें, ताकि हम उस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर सकें और वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सके। नेक्स्ट इज योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक तो हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है उस दौरान जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। स्लाइडिंग, आपको पता होगा स्लाइड्स होती हैं, आप लोगों ने झूले झूले होंगे जिनको स्लाइड्स कहा जाता है, फिसल पट्टी कहते हैं, झूलते हैं। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे सरफेस के ऊपर क्या कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो। क्या कर रहा हो, स्लाइड कर रहा हो। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ अनदर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करता है, उस दौरान, कौन से मोमेंट के दौरान, स्लाइडिंग के दौरान, उस दौरान जो उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। हेंस स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मूवमेंट और स्लाइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो उस दौरान उसको अपोज करने वाले फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आना चाहता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा हो किसी भी दूसरे सरफेस के ऊपर, जैसे हम किसी बॉक्स को स्लाइड कर दें फर्श के ऊपर, ऐसे। रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर आप समझ सकते हैं, देखो अब ये बॉक्स रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, इसको मोशन में लाना है, इस दौरान इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। एक बार ये बॉक्स आगे मूव करने लग गया, उस दौरान जब ये
अब तो क्या कर रहा है, वो स्लाइड कर रहा है उस सरफेस के ऊपर। इस दौरान जो उसके ऊपर क्या लगता है जी, इस दौरान उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है चलते टाइम, जब वो इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है चलते टाइम, तो उस दौरान उस फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। तो एक हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When an object is rolling on a surface, the force of friction which acts upon it is called rolling friction. तो एक तो हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, एक हो गया आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक क्या है आपका रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग वर्ड से ही पता चल रहा है, सब में वर्ड से पता चल रहा था। स्टैटिक मतलब रेस्ट, स्लाइडिंग मतलब वो स्लाइड कर रहा है, रोलिंग मतलब वो रोल कर रहा है, जैसे टायर रोल करता है। अब इसमें समझने वाली क्या बात है भाई, देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन, किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाना है तो सबसे ज्यादा उसके ऊपर आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। एक बार वो मोशन में आ गया, उसके बाद उसके ऊपर आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, आप कम फोर्स के साथ काम चला सकते हैं। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स को बिल्कुल ही रिड्यूस करने के लिए हमने क्या लगा दिए, वहां पे व्हील्स लगा दिए, जो आपके टायर होते हैं वो लगा दिए। क्योंकि इसमें देखिए ये बॉक्स था, इस बॉक्स का सरफेस एरिया काफी ज्यादा कांटेक्ट में था फ्लोर के साथ, तो ज्यादा इरेगुलरिटीज इंटरलॉक हो रही थी। इसके अंदर देखिए क्या हो गया कि रिड्यूस हो गया सरफेस एरिया, बस टायर का छोटा सा पार्ट क्या है, सरफेस के कांटेक्ट में है। दूसरी चीज ये रोल कर रहा है, तो रोल करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए हमने उन सभी चीजों को जो हमको ज्यादा हैवी लगती थी उन सब के नीचे क्या लगा दिए, व्हील्स लगा दिए। जैसे आपने ट्रॉली बैग्स देखे होंगे, पहले के टाइम पे ट्रॉली बैग्स में जो व्हील्स थे वो नहीं आते थे, उनको उठाना ज्यादा मुश्किल हो जाता था, फिर उनके अंदर व्हील्स लगा दिए। अब सब लोग उसको व्हील्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर लेते हैं। तो जब एक बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल करती है, उस दौरान जो उसके ऊपर फ्रिक्शन लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा फ्रिक्शन कौन सा होता है, स्टैटिक, फिर होता है स्लाइडिंग, और सबसे छोटा फ्रिक्शन कौन सा होता है आपका, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। नेक्स्ट फ्रिक्शन इज योर फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड क्या होते हैं, कोई भी चीज जिसके अंदर एबिलिटी हो क्या करने की, फ्लो करने की, उसको फ्लूइड की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो आपकी एयर है और जितना भी लिक्विड है, एयर को इन द सेंस आप गैस लिख सकते हैं, जैसे स्टेट की बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो लिक्विड स्टेट और जो गैसीय स्टेट में जितने भी सब्सटेंस हैं वो सब किसकी कैटेगरी में रखे जाते हैं, फ्लूइड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। क्योंकि फ्लूइडिटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी सहायता से जो चीजें हैं वो क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। When an object moves in a fluid, जब एक ऑब्जेक्ट एक फ्लूइड में मूव करता है, the fluid exerts a fluid friction upon the object, तो वो फ्लूइड क्या करता है, एक फ्लूइड फ्रिक्शन उसके ऊपर लगाता है। आपने कभी साइकिल चलाई हो और जो मान लीजिए आप साइकिल किस डायरेक्शन में चला रहे हैं, आप उस साइकिल को इस डायरेक्शन में चला रहे हैं, ठीक है जी, राइट साइड में, और एयर का फ्लो क्या है, अपोजिट साइड है, तो आपके ऊपर बहुत फोर्स लगती है ड्यू टू एयर, है ना, क्योंकि एयर भी क्या है, एक फ्लूइड है, तो वो आपके ऊपर जो फ्रिक्शन लगा रहा है उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसे ही जब आप स्विम करते हैं तो जो वाटर है वो भी आपके ऊपर फ्लूइड फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एयर फ्रिक्शन व्हेन द मीडियम ऑफ ट्रेवल इज एयर एंड विस्कस फ्रिक्शन व्हेन द मीडियम ऑफ ट्रेवल इज वाटर। एयर फ्रिक्शन कब बोलेंगे, जब आप एयर के अंदर मूव कर रहे हैं, है ना। विस्कस, विस्कोसिटी से वर्ड आया है। विस्कस फ्रिक्शन कब बोलेंगे, जब आप वाटर के केस में बात करेंगे कि वाटर के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसके अंदर उसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, विस्कस फ्रिक्शन उसके ऊपर लगेगा। तो फ्लूइड भी आपके ऊपर क्या करते हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। देखिए जी, फोर्स लग रही है, यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, कोई मोशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या की है, कम लगाई है। और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन से फोर्स कम लगेगी तब तक इसके अंदर कोई मोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब जैसे ही आप अपनी फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन देखने को मिलेगा। वैसे भी जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन। आपने जैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाई वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। जैसे ही वो मूव करेगा उस दौरान कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, उसके ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो क्या होता है, आपका
कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, इसलिए थोड़ी कम फोर्स लगाने के बाद भी, एक बार तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी मोशन में लाने के लिए, उसके बाद थोड़ी बहुत फोर्स लगा के भी आप इसको मोशन में ला सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन देखिए, रोलिंग फ्रिक्शन में चीजें सरफेस के ऊपर रोल होती हैं, रोलिंग फ्रिक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये सबसे कम होता है। अब एरोप्लेन्स हैं, उनके ऊपर एयर फ्रिक्शन लगता है, जो आपके वाटर के, जो पानी के अंदर चलने वाले जो शिप्स हैं, उनके अंदर विस्कस फ्रिक्शन लगता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये आपके सभी टाइप के क्या थे, फ्रिक्शन थे। तो हमने बात की कि सबसे कम कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होती है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का सबसे ज्यादा होने के पीछे रीजन ये है कि जितनी देर तक वो ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर लाई करेगा, उतनी स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग हो जाएगी इररेगुलरिटीज के बीच में। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में तो टाइम ही कम हो जाता है कि इंटरलॉकिंग हो, टाइम कम मिलेगा इंटरलॉकिंग होने का, तो इंटरलॉकिंग वीक होंगी, तो उन इंटरलॉकिंग्स को ओवरकम करना आसान होगा, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमको कम लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता, क्योंकि चीजें रोल करती रहती हैं, और उसके अंदर सबसे कम फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शनल फोर्स की? भाई हमने पढ़ तो लिया कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, कौन कौन सी उसकी टाइप्स हैं। भाई फ्रिक्शनल फोर्स के बिना दुनिया में बहुत चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज्यादा नेसेसरी है बहुत सारे अलग अलग काम करने के लिए हमारी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि आप अर्थ सरफेस के ऊपर क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, आप चल रहे हैं अर्थ सरफेस के ऊपर। अगर आपको अर्थ सरफेस के ऊपर चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स की सहायता से चलना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर फ्लोर के ऊपर क्या होता है, पानी होता है, वहां पे चलने में दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे जो शूज हैं, हमारे जो फीट हैं या शूज हैं, ये उस स्मूथ सरफेस के ऊपर क्या नहीं कर पाते हैं जी, उस स्मूथ सरफेस के ऊपर ग्रिप नहीं बना पाते हैं, तो वहां पे हमारे फिसलने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलने में फ्रिक्शनल फोर्स की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ताकि दोनों सरफेसेस के बीच में, हमारे शू और जो ग्राउंड है उसके बीच में क्या हो, इंटरलॉकिंग बने और हम आगे की तरफ मूव कर सके। इट अलाउज अस टू राइट विद अ पेन ऑन अ सरफेस ऑफ अ पेपर। पेन से लिखने के लिए भी फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत है। यदि वो सरफेस थोड़ा सा रफ नहीं होगा तो आपका पेन चलेगा ही नहीं। आप नोटिस कीजिए, एक पेज के ऊपर थोड़ा सा क्या लगा लीजिए, अपने सिर के ऊपर उसको रब करके उस पर ऑयल लगा लीजिए, फिर चला के देखिए, तो सरफेस स्मूथ हो जाएगा, तो आपका पेन उसके ऊपर चलेगा ही नहीं। इट अलाउज अस टू फिक्स अ नेल इन द वॉल। वॉल के अंदर नेल जो हम लगाते हैं वो भी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही लगी रह पाती है। अगर ऐसा नहीं होता, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती, तो वो नेल अंदर फिक्स नहीं रहती, वो बाहर निकल आती। A moving object would never be able to come to the state of rest without any frictional force. अगर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो हमेशा चलता रहता। हम सब जानते हैं कि क्रिकेट बॉल को बैट्समैन जब हिट करता है तो थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगती तो ये बॉल हमेशा चलती रहती। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू ड्राइव एनी ऑटोमोबाइल्स ऑन द रोड विदाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। बिना फ्रिक्शनल फोर्स के किसी भी ऑटोमोबाइल को चलाना मुश्किल हो जाता है। आप सबने देखा होगा कि जहां पर फिल्म वगैरह में, जहां पे मूवीज में कोई कॉमेडी सीन आता है, अगर ऑयल गिरा हुआ है, लोग गाड़ी चलाते रहते हैं, वो जो टायर है वो उसी प्लेस के ऊपर क्या करता रहता है, घूमता रहता है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और ऐसे ही हमको पता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो जो हमारे ब्रेक पैड्स हैं, साइकिल में आप लोगों ने ब्रेक पैड्स देखे होंगे, ये ब्रेक पैड्स हमारे टायर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। इस दौरान उनके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, तब वो बाइसाइकिल क्या होती है, जाके रुक जाती है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगी तो ना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और ना ही उसमें ब्रेक लगेंगे। इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग विदाउट फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के बिना कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। इवन आप एक पानी पीने के लिए एक ग्लास उठाना चाहेंगे तो आप उसको भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उसको होल्ड करने के लिए भी क्या चाहिए, आपको फ्रिक्शनल फोर्स की आवश्यकता होती है। मैचस्टिक को जब तक स्ट्राइक नहीं करेंगे तब तक वो जलेगी नहीं, और स्ट्राइकिंग के लिए फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए। स्पाइक्ड शूज होते हैं क्रिकेट प्लेयर्स के, फुटबॉल प्लेयर्स के, ताकि उनकी ग्रिप अच्छी बने जो फील्ड है उसके साथ। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो भी आपको फ्रिक्शन चाहिए। राइटिंग पर्पस के लिए भी आपको क्या चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स की आवश्यकता होती है। लेकिन एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलेंगे आपको।
डिसएडवांटेजेस क्या हैं फ्रिक्शनल फोर्स के? फ्रिक्शनल फोर्स रिजल्ट्स इन वियर एंड टियर ऑफ ऑब्जेक्ट। वियर एंड टियर, भाई कुछ समय के बाद जो गाड़ी के टायर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, है ना, खराब हो जाते हैं, तो ये तो हमारे लिए नुकसान है क्योंकि हमको नए टायर डलवाने पड़ेंगे, तो वियर एंड टियर होता है। ऐसे ही आपके जो शूज हैं वो आपको चलने में मदद करते हैं, तो शू के जो सोल आपको नीचे देखने को मिलते हैं वो सोल भी क्या हो जाते हैं, वियर एंड टियर आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको न्यू शूज परचेज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल टायर्स ऑफ व्हीकल्स, सोल्स ऑफ द शूज, और जो मूविंग पार्ट है वो भी मशीन के क्या हो जाते हैं, घिस जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से, फिर आपको नए पार्ट्स उसमें इंसर्ट करवाने पड़ते हैं। इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हीट। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। बहुत सारी मशीन्स के अंदर जो ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी की वेस्टेज होती है। और कई बार जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है कि हमारा जो अप्लायंस है वो जल जाता है। आपने देखा होगा कि काफी देर तक अगर आप किसी चीज को चलाएं तो वो चीज जल जाती है। इसलिए आपकी मम्मी जो मिक्सर होता है उसको धीरे धीरे करके चलाती हैं, एक बार चलाते हैं फिर बंद करते हैं, एक बार चलाते हैं फिर बंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर उसको ज्यादा लंबे समय तक एक साथ चलाएंगे तो वो मिक्सर खराब हो जाएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट और सम टाइम स्टॉप्स इट। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड को क्या करता है, कम करता है, और कई बार फ्रिक्शनल फोर्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो ऑब्जेक्ट रुक ही जाता है। इट कैन लीड टू नॉइज पॉल्यूशन इन सर्टेन केसेस। कई केसेस के अंदर इसमें से नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है। मान लीजिए एयरक्राफ्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है लाउड साउंड, क्योंकि उसको क्या हो रही है, एयर की रेजिस्टेंस महसूस हो रही है, तो उसको ओवरकम करने के लिए जो इंजन है वो ज्यादा तेज काम करेगा और बहुत ज्यादा उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी। मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव। जब एयर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो तो फ्लूइड फ्रिक्शन की वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी अपने बाइसाइकिल को आगे चलाने के लिए। वियर एंड टियर ऑफ मटेरियल, टायर्स जो हैं वो वियर आउट हो जाते हैं, जो सोल्स हैं शूज के वो वियर आउट हो जाते हैं। नॉइज पॉल्यूशन होता है प्लेन्स के थ्रू। कॉजेज फायर इन फॉरेस्ट। गर्मियों के समय में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो जो हवा चल रही है उसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स लगती है और जो सूखी पत्तियां हैं वो आग पकड़ लेती हैं। इस प्रकार से फॉरेस्ट फायर होती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।